हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के एक सीरीज का, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे चुका हूं। आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में यदि हम लोग बात करें तो मैं आज आगे के अनुच्छेदों की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले, चूंकि मैंने अनुच्छेद 12 तक आपको करा दिया था, अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का मतलब है जो अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनकी हम लोग बात करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करता हूं अनुच्छेद 12 से ही। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ आ जाएंगे। अनुच्छेद 12 से हम लोग आज शुरू करेंगे। आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है आज की सीरीज भी। तो आप सभी लोग आ जाएंगे और मैं समझाता हूं अनुच्छेद 12 है क्या। देखो, अनुच्छेद 12 अर्थात आर्टिकल 12, हम इसको ऐसे लिखेंगे आर्टिकल 12। आप सब इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से ही मौलिक अधिकारों के प्रोविजन शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों से ही रिलेटेड रहा होगा। तो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो मैं कहूंगा कि मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ प्रावधान है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा अर्थात स्टेट क्या होता है। अब जैसे ही मैंने कहा कि राज्य की परिभाषा है, आप कहोगे सर राज्य की परिभाषा कौन सी बड़ी बात है। मैं बता देता हूं कि भारत में इतने सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब राज्य ही तो हैं भारत में। इस वाले राज्य की बात नहीं की गई है ना। आप यहाँ पे राज्य की बात की क्यों गई है, इसको पहले समझते हैं। आप सब जानते हैं कि हमें जो अधिकार मिलते हैं वो कभी न कभी किसी के विरुद्ध मिलते हैं। अधिकार का मतलब होता है हमारी शक्ति, अर्थात हमें कोई इस कार्य को करने से रोक नहीं सकता। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको पढ़ने का अधिकार है, अपनी पसंद का पढ़ने का अधिकार है, तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ने से कोई रोकेगा नहीं। जब मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार है, तो इसका मतलब है कि आपको पहले कोई रोकता होगा, है ना। जैसे माता पिता, समाज के लोग या कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपसे कहा कि जब आपको अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार है, तो इसका मतलब है कि आप ये जो कार्य था, जो विवाह करने का कार्य था, पहले किसी व्यक्ति के द्वारा बाधित किया जा सकता होगा। इसी डर की वजह से हमने आपको ये अधिकार दिया। तो कहने का अर्थ यह कि अधिकार हमें हमेशा किसी की इच्छा के विरुद्ध मिलते हैं, है ना, किसी की मनमानी के विरुद्ध होते हैं। जब मैं कहता हूं कि ये मानव अधिकार है, तो इसका मतलब है कि मानव को ये कार्य करने का अधिकार है। मतलब कोई ना कोई रोक सकता था इस कार्य को करने से, तभी हमने उसको अधिकार दिए। ऐसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कई तरीके के हैं और ये अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध दिए गए, अर्थात राज्य व्यक्ति की आजादी या अधिकारों को छीन सकता था। इनमें जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को करने से रोक सकता था, इसलिए राज्य के विरुद्ध अधिकार दिए गए। अब ये राज्य क्या है? तो राज्य यहाँ पे यूपी, बिहार, राजस्थान ये सब नहीं है। राज्य का मतलब है देश में हर वो शक्ति, हर वो संस्थान जो देश के लोगों के लिए कानून बना सके, जो देश के लोगों के लिए नियम बना सके, जो देश के लोगों को आदेश दे सके, जो देश के लोगों के ऊपर अधिसूचना ला सके, हर वो संस्थान जो हमारी शक्तियों को प्रभावित कर सकता है, हमारी आजादी को प्रभावित कर सकता है, हर वो संस्थान राज्य है संविधान की नजर में। अर्थात अब जो जो राज्य है उनके विरुद्ध हमें मौलिक अधिकार मिले हैं। मतलब इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को करने से हमें ये भी नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये हुआ। तो राज्य में कौन कौन आता है? तो अनुच्छेद 12 कहता है कि हमारे देश की संसद इज अ राज्य। मतलब संसद क्योंकि कानून बनाती है, तो संसद हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, है ना। राज्य के राज्य विधानमंडल, जितने भी राज्य हमारे पास वो सब राज्य हैं। तो राज्य विधानमंडल भी क्या है बेटा? राज्य है। हमारे जो राज्यों की सरकारें होती हैं, अर्थात राज्य सरकार होती हैं, ये भी राज्य हैं। हमारी केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार है ना, जैसे मोदी जी हैं, तो ये भी राज्य हैं। मोदी जी या जैसे प्रधानमंत्री का पद भी एक राज्य है, राष्ट्रपति का पद भी एक राज्य है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे स्थानीय निकाय जो होते हैं, जैसे हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है, वो भी हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। हमारी जिला पंचायत है, हमारा नगर निगम है, ये सब स्थानीय प्राधिकरण जितने भी हैं, स्थानीय अथॉरिटी जितनी भी होती हैं, जैसे नोएडा अथॉरिटी है, इलाहाबाद डेवलपमेंट, पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब राज्य हैं। तो स्थानीय प्राधिकरण ये सब राज्य हैं। इसके बाद देश में अन्य अथॉरिटी जितनी भी होंगी देश में, जैसे ओएनजीसी, ओएनजीसी भी राज्य है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी राज्य है क्योंकि सरकारी कंपनी है।
है ना, ये भी राज्य है। जितने भी अन्य संस्थान हैं, जैसे राज्यों के जो विद्युत बोर्ड होते हैं, ये भी राज्य हैं। अब विद्युत बोर्ड कहे कि भैया आपको हम बिजली नहीं देंगे, आपको कनेक्शन नहीं देंगे, आपके पड़ोसी को दे देंगे, तो आपके खिलाफ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपका भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। अगर विद्युत बोर्ड, बिजली का बोर्ड कहे कि भैया हम इस गली में आपको कनेक्शन नहीं देंगे, बताओ क्या करोगे? आप कहोगे अरे मेरे पास मौलिक अधिकार है, और यू आर द स्टेट, आप स्टेट हो, आप राज्य के अंतर्गत आते हो, अर्थात आप मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो विद्युत बोर्ड। कई बार साथी कुछ पूछते हैं कि सर क्या न्यायपालिका भी राज्य होती है? तो यहाँ न्यायपालिका के संबंध में समझ लीजिए। न्यायपालिका, देखो न्यायपालिका के काम होते हैं, एक तो न्याय से संबंधित काम देना, और कभी कभी न्यायपालिका प्रशासन से रिलेटेड भी काम करती है। प्रशासन से रिलेटेड जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम ऐसे प्रशासन से संबंधित मामले देखता है, या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के तमाम प्रशासन से संबंधित मामले देखता है। तो जब न्यायपालिका न्याय से संबंधित कोई काम करेगी तब वो राज्य नहीं है, लेकिन न्यायपालिका जब प्रशासन से संबंधित कोई भी कार्य करेगी तब वो राज्य कंसीडर की जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका तमाम जैसे आरओ की भर्ती निकालता है ना, क्लर्क की भर्ती निकालता है, तब वो प्रशासनिक कार्य कर रहा है, तब वो कार्यपालिका से रिलेटेड कार्य कर रहा है, तब वो न्यायपालिका से रिलेटेड काम नहीं कर रहा है। तो इन भर्तियों में उसको राज्य माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। अर्थात अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम इस जाति के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, तब उसे पालन करना पड़ेगा अनुच्छेद 16 का, क्योंकि वो राज्य है। अर्थात आपके अनुच्छेद 16 का उल्लंघन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसे समय में नहीं कर सकता। तो जब न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों को करती है तब वो राज्य होती है, और जब वो न्यायिक कार्यों को करती है तब वो राज्य नहीं होती है। आप इस बात को समझे हैं कि सर राज्य क्या होता है? कितने विद्यार्थी समझ गए? अनुच्छेद 12 के माध्यम से राज्य क्या होता है, और अनुच्छेद 12 ही बताता है मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, कि इन सब के विरुद्ध हमें मौलिक अधिकार है। अर्थात हमारे मौलिक अधिकार संसद के विरुद्ध, मतलब संसद हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। राज्य विधानमंडल के विरुद्ध हमें मौलिक अधिकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विरुद्ध हमें मौलिक, यही लोग तो हमारी आजादी को छीन सकते थे, यही लोग तो हमारे साथ भेदभाव कर सकते थे। कोई अमेरिका की सरकार तो हमारे साथ भेदभाव करेगी नहीं, कोई ब्रिटेन की सरकार तो हमारे साथ भेदभाव करने आएगी नहीं, यही लोग तो करेंगे। तो इन्हीं के लिए लिखा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार इनके विरुद्ध है, हमारी मौलिक अधिकारों की शक्ति इनके विरुद्ध, अर्थात ये हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकते, क्योंकि राज्य हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध मिले हैं। अब समझ गए होगे राज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, सब समझ गए होगे। तो सब लिखना लास्ट में कि सर बढ़िया से समझ आता है, और ये सीरीज चलेगी, 100 आर्टिकल आपको याद कराऊंगा, बार बार आप इन आर्टिकल्स को देखना और एकदम याद कर लेना, चाहे यूपीएसआई की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे पीईटी हो, इस बात को समझिए। अनुच्छेद 13 भी बड़ा सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं। आर्टिकल 13 की अगर मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं। आर्टिकल 13 वैसे तो बड़ा है, लेकिन आर्टिकल 13 को इतना समझिएगा कि हमारे देश में आर्टिकल 13 कहता है कि हमारे देश में कोई भी विधि, है ना, या कोई भी कानून या कोई भी नियम, है ना, या कोई भी आदेश, मेरी बात को समझिएगा, कोई भी आदेश या कोई भी उपनियम, है ना, कोई भी उपनियम, कोई भी प्रथा, है ना, कोई भी प्रथा या कोई भी अधिसूचना, है ना, कोई भी अधिसूचना ऐसी नहीं जारी की जा सकती, ऐसी नहीं जारी की जा सकती, ऐसी नहीं जारी की जा सकती, की जा सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे, जो फंडामेंटल राइट का हनन करे। ठीक है, फंडामेंटल राइट का हनन करे, बहुत महत्वपूर्ण। 13 कहता है कि भारत में कोई भी ऐसी विधि ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। आप कहोगे सर मान लीजिए संसद ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, राज्य विधानमंडल ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, केंद्र की सरकार ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है, जैसे मान लीजिए केंद्र की सरकार ने, है ना, एक ऐसी भर्ती निकाली जिसमें किसी को भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, किसी को भी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि सब ओपन है, सब जनरल पोस्ट हैं। तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि यार मेरे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है, अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि संविधान तो मुझे आरक्षण देता है, संविधान तो मुझे रिजर्वेशन देता है। तो अब आप केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही बात पता लगेगी
कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी की ही नहीं जा सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसे रद्द कर देगा, कहेगा कि बिल्कुल नहीं चल सकती, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही संविधान में लिख दिया ऐसी कोई विधि देश में नहीं बन सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। अब विधि के अंतर्गत ये सब आते हैं, नियम, उपनियम, आदेश, प्रथा, अधिसूचना, डिक्री, निर्णय, सब विधि के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात सिंपल इतना लिखा गया कि देश में ऐसी कोई विधि नहीं होगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करे, और विधि के अंतर्गत ही ये सब आ जाते हैं। और अगर ऐसी कोई जारी की जाती है तो उसका प्रभाव या उसकी शक्ति शून्य मानी जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है, जीरो मानी जाएगी। न्यायपालिका उसको रद्द कर देगा कि भैया ये तो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो अनुच्छेद 12 से कहा गया हमें कि भैया राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, लेकिन फिर भी अगर राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करे तो 13 उसका इलाज कर देगा। 13 के माध्यम से हमारे कोर्ट को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारी न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा मिली है। न्यायपालिका जांच करेगी उस विधि की कि कहीं ये मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही है। अगर वो विधि मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इसका मतलब जीरो है, ये कुछ भी नहीं है, इसकी शक्ति शून्य है, ये लागू नहीं की जा सकती। अब एक डाउट यहां पे क्लियर होता है कि सर आपने यहां पे विधि बता दिया, नियम, उपनियम, ये सब बता दिए, लेकिन अगर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करके बदले तो वो यहां पे बदलाव कर दे कि भैया अब ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं, अब हम 20% देंगे, तब अगर वो संशोधन कर दे तब क्या होगा? तो संशोधन भी क्या विधि माना जाएगा? जैसे नियम को तो हम विधि मान रहे थे क्योंकि उसमें संविधान में तो केवल विधि शब्द लिखा है और विधि के अंतर्गत ये सब आते हैं, तो क्या सर हम संविधान संशोधन को भी विधि मानेंगे? या संविधान संशोधन विधि के बाहर है? या संविधान संशोधन विधि के बाहर है? अगर ये विधि के बाहर होगा तो इसका मतलब संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को पलटा जा सकता है। तो देख लेते हैं, एक केस था बेटा, जिस केस को कहते हैं हम केशवानंद भारतीयवाद। क्या कहते हैं? केशवानंद भारतीयवाद, है ना, केशवानंद भारतीयवाद, ठीक है, भारतीयवाद 1973, 1973, जिसमें कहा कि भैया जो अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है, ये आर्टिकल 13 में विधि के अंतर्गत नहीं आता, है ना, विधि के अंतर्गत नहीं आता, आर्टिकल 13 के विधि के अंतर्गत नहीं आता। और कहा इसका मतलब जब विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं है तो हम तो सिर्फ विधि की बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, तो इसका मतलब कि संविधान में संशोधन करके तो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं आप कानपुर रहते हैं, कानपुर से आपको दिल्ली आना है, मैं कहूँ आप ट्रेन से नहीं आ सकते, आप सोचोगे सर ने ट्रेन से ही तो मना किया है, क्या मैं बस से नहीं जा सकता? आप कहोगे सर ठीक है चलिए, ट्रेन से नहीं आएंगे, बस से आ जाएंगे। तो सेम टू सेम है, विधि के माध्यम से संविधान में मौलिक अधिकारों का परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन क्या संविधान संशोधन से नहीं हो सकता? तो कह दिया कि हाँ, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं है, इसका मतलब संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। तो सरकार, संसद अगर चाहे तो संविधान में संशोधन करके हमारा आरक्षण भी बदल सकती है, पलट सकती है, हमारे और अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है, अधिकारों को बढ़ा और घटा भी सकती है ना, इस बात को याद रखना। तो ये 2 अनुच्छेद थे, हालांकि कराना तो और भी थे, लेकिन ऑलरेडी हमारी 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है तो ज़्यादा हो जाएगी। मैं इस सेशन को बस इतना ही रखूंगा आप सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये PDF भी आपको मिलेगी सभी साथियों, अनुच्छेद 12 और 13 बताए, हालांकि 14, 15, 16 भी 3 लगातार पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये अनुच्छेद थोड़े महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम महत्वपूर्ण लेंगे बहुत दूर दूर के, मतलब ऐसे नहीं कि लगातार पढ़ाएंगे, लगातार पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चलेगा, इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।